मोज़ेल, अफसाना निगार सादत हसन मंटो। त्रिलोचन ने पहली मर्तबा 4 बरसों में पहली मर्तबा रात को आसमान देखा था, और वो भी इसलिए कि उसकी तबीयत सख्त घबराई हुई थी और वो महज खुली हवा में कुछ देर सोचने के लिए एडवानी चेंबर्स के टेरेस पर चला आया था। आसमान बिल्कुल साफ था, बादलों से बेनियाज, बहुत बड़े खाकिस्तरी तंबू की तरह सारी बंबई पर तना हुआ था। हद नजर तक जगह जगह बत्तियां रोशन थीं। त्रिलोचन ने ऐसा महसूस किया था कि आसमान से बहुत सारे सितारे झड़कर बिल्डिंगों से जो रात के अंधेरे में बड़े बड़े दरख्त मालूम होती थीं अटक गए हैं और जुगनुओं की तरह टिमटिमा रहे हैं। त्रिलोचन के लिए ये बिल्कुल एक नया तजुर्बा था, एक नई कैफियत थी रात को खुले आसमान के नीचे होना। उसने महसूस किया कि वो 4 बरस तक अपने फ्लैट में कैद रहा और कुदरत की एक बहुत बड़ी नेमत से महरूम। करीब करीब 3 बजे थे। हवा बेहद हल्की फुल्की थी। त्रिलोचन पंखे की मैकानिकी हवा का आदी था जो उसके सहारे सारे वजूद को बोझल कर देती। सुबह उठकर वो हमेशा यूं महसूस करता था रात भर उसको मारा पीटा गया है, पर अब सुबह की कुदरती हवा में उसके जिस्म का रुआं रुआं तरोताजगी चूसकर खुश हो रहा था। जब वो ऊपर आया था तो उसका दिल और दिमाग सख्त मुज़तरब और हेजान ज़दा थे, लेकिन आधे घंटे ही में वो इज़्तिराब और हेजान जो उसको बहुत तंग कर रहा था किसी हद तक ठंडा हो गया था। वो अब साफ तौर पर सोच सकता था। करपाल कौर और उसका सारा खानदान महल्ले में था जो कट्टर मुसलमानों का मरकज था। यहाँ कई मकानों को आग लग चुकी थी, कई जानें तल्फ हो चुकी थीं। त्रिलोचन उन सब को ले आया होता अगर मुसीबत ये थी कि कर्फ्यू नाफिज हो गया था, और वो भी न जाने कितने घंटों का, गालिबन 48 घंटों का। और त्रिलोचन लाजिमन मगलूब था। आसपास सब मुसलमान थे, बड़े खौफनाक किस्म के मुसलमान, और पंजाब से धड़ाधड़ खबरें आ रही थीं कि वहाँ सिख मुसलमानों पर बहुत जुल्म ढा रहे हैं। कोई भी मुसलमान हाथ बड़ी आसानी से नरमो नाजुक किरपाल कौर की कलाई पकड़कर मौत के कुएं की तरफ ले जा सकता था। किरपाल की माँ अंधी थी, बाप मफलूज, भाई था वो कुछ अरसे से देवलाली में था कि उसे वहां अपने ताजा लिए हुए ठेके की देखभाल करना थी। त्रिलोचन को किरपाल के भाई निरंजन पर सख्त गुस्सा आता था। उसने जो कि हर रोज अखबार पढ़ता था, फसादात की तेजी और तुंदी के मुतालिक हफ्ता भर पहले आगाह कर दिया था और साफ लफ्जों में कह दिया था, निरंजन, ये ठेके वेके अभी रहने दो, हम एक बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। तुम्हारा अगरचे रहना बहुत जरूरी है, अव्वल तो यहाँ से उठ जाओ और मेरे यहाँ चले आओ। इसमें कोई शक नहीं कि जगह कम है, लेकिन मुसीबत के दिनों में आदमी किसी न किसी तरह गुजारा कर लिया करता है। मगर वो न माना। उसका इतना बड़ा लेक्चर सुनकर सिर्फ अपनी घनी मूंछों में मुस्कुरा दिया। यार, तुम खामखा फिक्र करते हो, मैंने यहाँ ऐसे कई फसाद देखे हैं। ये अमृतसर या लाहौर नहीं, बंबई है, बंबई। तुम्हें यहाँ आए सिर्फ 4 बरस हुए हैं और मैं 12 बरस से यहाँ रह रहा हूँ, 12 बरस से। जाने निरंजन बंबई को क्या समझता था। उसका ख्याल था कि ये ऐसा शहर है, अगर फसाद बर्पा भी हों तो उनका असर खुद ब खुद जायल हो जाता है, जैसे उसके पास छू मंतर है, या वो कहानियों का कोई कला है जिस पर कोई आफत नहीं आ सकती। मगर त्रिलोचन सुबह की ठंडी हवा में साफ देख रहा था कि मोहल्ला बिल्कुल महफूज नहीं। वो तो सुबह के अखबारों में भी ये पढ़ने के लिए तैयार था कि किरपाल कौर और उसके माँ बाप कत्ल हो चुके हैं। उसको किरपाल कौर के मफलूज बाप और उसकी अंधी माँ की कोई परवाह नहीं थी। वो मर जाते और किरपाल कौर बच जाती तो त्रिलोचन के लिए अच्छा था। वहां देवलाली में उसका भाई निरंजन भी मारा जाता तो और भी अच्छा था कि त्रिलोचन के लिए मैदान साफ हो जाता। खास तौर पर निरंजन उसके रास्ते में एक रोड़ा ही नहीं, बहुत बड़ा कंकर था। चुनाचे जब कभी किरपाल कौर से उसकी बात हुई तो वो उसे निरंजन सिंह के बजाय घनकर सिंह कहता। सुबह की हवा धीरे धीरे बह रही थी। त्रिलोचन का केसों से बेनियाज सर बड़ी खुशगवार ठंडक महसूस कर रहा था।
मगर उसके अंदर बेशुमार अंदेशे एक दूसरे के साथ टकरा रहे थे। कृपाल कौर नई उसकी जिंदगी में दाखिल हुई थी। वो यूं तो हट्टे कट्टे खंगर सिंह की बहन थी, मगर बहुत ही नर्म नाजुक लचकीली थी। उसने देहात में परवरिश पाई थी, वहां की कई सरगर्मियां सर्दियां देखी थी, मगर उसमें वो सख्ती, वो गठाव, वो बरदानापन नहीं था जो देहात की आम सिख लड़कियों में होता है, जिन्हें कड़ी से कड़ी मुशक्कत करनी पड़ती है। उसके नक्श पतले पतले थे, जैसे अभी नामुकम्मल हैं। छोटी छोटी छातियां थीं, जिन पर बालाइयों की चंद और तहें चढ़ने की जरूरत थी। आम सिख देहाती लड़कियों के मुकाबले में उसका रंग गोरा था, मगर गोरे लट्ठे की तरह, और बदन चिकना था, जिस तरह मर्सिराइज्ड कपड़े की सतह होती है। बेहद शर्मीली थी। त्रिलोचन उसी के गांव का था, मगर ज्यादा देर वहां रहा नहीं था। प्राइमरी से निकलकर जब वो शहर के हाई स्कूल में गया तो बस फिर वहीं का होके रह गया। स्कूल से फारिग हुआ तो कॉलेज की तालीम शुरू हो गई। इस दौरान में वो कई मरतबा लातादाद मरतबा अपने गांव गया, मगर उसने कृपाल कौर के नाम की किसी लड़की का नाम तक न सुना। शायद इसलिए कि वो हर बार इस अफरा तफरी में रहता था कि जल्द अज जल्द वापस शहर पहुंचे। कॉलेज का जमाना बहुत पीछे रह गया था। एडवानी चैम्बर्स के टेरेस और कॉलेज की इमारत में गालिबन 10 बरस का फासला था, और ये फासला त्रिलोचन की जिंदगी के अजीबो गरीब वाकयात से पुर था। बर्मा, सिंगापुर, हांगकांग, फिर बंबई, जहां वो 4 बरस से मुकीम था। इन 4 बरसों में उसने पहली मर्तबा रात को आसमान की शक्ल देखी थी, जो बुरी नहीं थी। खाकिस्त्री रंग के तंबू की छत में हजार हाय रोशन थे। खाकिस्त्री रंग के तंबू की छत में 1000 दिए रोशन थे, और हवा ठंडी और हल्की फुल्की थी। कृपाल कौर का सोचते सोचते वो मोजेल के मुतालिक सोचने लगा, उस यहूदी लड़की के बारे में जो अडवानी चैम्बर्स में रहती थी। उसे त्रिलोचन को गोडे गोडे इश्क हो गया था, ऐसा इश्क जो उसने अपनी 35 बरस की जिंदगी में कभी नहीं किया था। जिस दिन उसने एडवानी चैम्बर्स में अपने एक ईसाई दोस्त की मार्फत दूसरे माले पर फ्लैट लिया, उसी दिन उसकी मुठभेड़ मोजेल से हुई, जो पहली नजर देखने पर उसे खौफनाक तौर पर दीवानी मालूम होती थी। कटे हुए भूरे बाल उसके सर पर परेशान थे, बेहद परेशान। होंठों पर लिपस्टिक यूं जमी थी जैसे गाढ़ा खून, और वो भी जगह जगह से चिटकी हुई थी। ढीला ढाला लंबा सफेद चोगा पहने थी, जिसके खुले गिरेबान से उसकी नील बड़ी 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 छातियां 3/4 के करीब नजर आ रही थीं। बाहें जो कि नंगी थी, महीन महीन बालों से अटी हुई थीं, जैसे वो अभी अभी किसी सैलून से बाल कटवा के आई है, और उनकी नन्ही नन्ही हवाइयां उन पर जम गई हैं। होंठ इतने मोटे नहीं थे, मगर गहरे इनाबी रंग की लिपस्टिक कुछ इस अंदाज से लगाई गई थी कि वो मोटे और भैंसे के गोश्त के टुकड़े मालूम होते थे। त्रिलोचन का फ्लैट उसके फ्लैट के बिल्कुल सामने था। बीच में एक तंग गली थी, बहुत ही तंग। जब त्रिलोचन अपने फ्लैट में दाखिल होने के लिए आगे बढ़ा तो मोजेल बाहर निकली, खड़ाऊ पहने थी। त्रिलोचन उनकी आवाज सुनकर रुक गया। मोजेल ने अपने परेशान बालों की चिकों में से बड़ी आंखों से त्रिलोचन की तरफ देखा और हंसी। त्रिलोचन बौखला गया। जेब से चाबी निकाल कर वो जल्दी से दरवाजे की जानिब बढ़ा। मोजेल एक खड़ाऊ सीमेंट के चिकने फर्श पर फिसली और उसके ऊपर आ रही। जब त्रिलोचन संभला तो मोजेल उसके ऊपर थी। कुछ इस तरह के उसका लंबा चोगा ऊपर चढ़ गया था और उसकी 2 नंगी बड़ी तगड़ी टांगे उसके इधर उधर थीं। जब त्रिलोचन ने उठने की कोशिश की तो वो बौखलाहट में कुछ इस तरह सारी मोजेल से उलझा जैसे वो साबुन की तरह उसके सारे बदन पर फिर गया है। त्रिलोचन ने हाँफते हुए मुनासिब मौजू अल्फाज में उससे माफी मांगी। मोजेल ने अपना लिबादा ठीक किया और मुस्कुरा दी। ये खड़ाऊ एकदम कंडम चीज है। और वो उतरी हुई खड़ाऊ में अपना अंगूठा और उसकी साथ वाली उंगली फंसाती कॉरिडोर से बाहर चली गई। त्रिलोचन का ख्याल था कि मोजेल से दोस्ती पैदा करना मुश्किल हो, लेकिन वो बहुत ही थोड़े अरसे में उससे घुल मिल गई। लेकिन एक बात थी कि वो बहुत खुदसर थी। वो त्रिलोचन को कभी खातिर में नहीं लाती थी। उससे खाती थी, उससे पीती थी, उसके साथ सिनेमा जाती थी, सारा सारा दिन उसके साथ
जोहू पर नहाती थी, लेकिन जब वो बाहों और होंठों से कुछ और आगे बढ़ना चाहता तो वो उसे डांट देती। कुछ इस तौर पर उसे घुरकती कि उसके सारे वल्वले उसकी दाढ़ी और मूंछों में चक्कर काटते रह जाते। त्रिलोचन को पहले किसी के साथ मोहब्बत नहीं हुई थी। लाहौर में, बर्मा में, सिंगापुर में वो लड़कियां कुछ अरसे के लिए खरीद लिया करता था। उसके वहमो गुमान में भी ये बात नहीं थी कि वो मुंबई पहुंचते ही एक निहायत अक्खड़ किस्म की यहूदी लड़की के इश्क में गोडे गोडे धंस जाएगा और उससे कुछ अजीब किस्म की बेइतनाई और बेइल्तिफाती बरतती थी। उसके कहने पर फौरन सज बनकर सिनेमा जाने पर तैयार हो जाती, मगर जब वो अपनी सीट पर बैठते तो इधर उधर निगाहें दौड़ाना शुरू कर देती। कोई उसका शनासा निकल आता तो वो जोर से हाथ मिलाती और त्रिलोचन से इजाजत लिए बगैर उसके पहलू में जा बैठती। होटल में बैठे हैं, त्रिलोचन ने खास तौर पर मोजेल के लिए पुरतकल्लुफ खाने मंगवाए हैं, मगर उसको कोई अपना पुराना दोस्त नजर आ गया है और वह निवाला छोड़कर उसके पास जा बैठी है और त्रिलोचन के सीने पर मूंग दल रही है। त्रिलोचन बाज़ औक़ात भिन्ना जाता था, क्योंकि उसे कतई तौर पर छोड़कर अपने इन पुराने दोस्तों और शनासाओं के साथ चली जाती थी और कई कई दिन उससे मुलाकात न करती थी। कभी सरदर्द का बहाना, कभी पेट की खराबी का, जिसके मुतालिक त्रिलोचन को अच्छी तरह मालूम था कि फौलाद की तरह सख्त है और कभी खराब नहीं हो सकता। जब उससे मुलाकात होती तो वो उससे कहती, तुम सिख हो, ये नाजुक बातें तुम्हारी समझ में नहीं आ सकती। त्रिलोचन जल भुन जाता और पूछता, कौन सी नाजुक बातें? तुम्हारे पुराने यारों की। मोजेल दोनों हाथ अपने चौड़े चकले कोल्हों पर लटकाकर अपनी तगड़ी टांगे चौड़ी कर देती और कहती, ये तुम मुझे उनके ताने क्या देते हो? हाँ, वो मेरे यार हैं और मुझे अच्छे लगते हैं। तुम जलते हो तो जलते रहो। त्रिलोचन बड़े दलीलाना अंदाज में पूछता, इस तरह तुम्हारी मेरी किस तरह निभेगी? मोजेल जोर का कहकहा लगाती, तुम सचमुच सिख हो, इडियट। तुमसे किसने कहा है कि मेरे साथ निभाओ? अगर निभाने की बात है तो जाओ अपने वतन में किसी सिखनी से शादी कर लो, मेरे साथ तो इसी तरह चलेगा। त्रिलोचन नरम हो जाता। दरअसल मोजेल उसकी जबरदस्त कमजोरी बन गई थी। वो हर हालत में उसकी कुर्बत का ख्वाहिशमंद था। इसमें कोई शक नहीं कि मोजेल की वजह से उसकी अक्सर तौहीन होती थी। मामूली क्रिस्टान लोंडो के सामने, जिनकी कोई हकीकत ही नहीं थी, उसे खफीफ होना पड़ता था, मगर दिल से मजबूर होकर उसने ये सब कुछ बर्दाश्त करने का तहैया कर लिया था। आमतौर पर तौहीन और हद तक का रद्द-ए-अमल इंतकाम होता है, मगर त्रिलोचन के मामले में ऐसा नहीं था। उसने अपने दिलो दिमाग की बहुत सी आंखें मीच ली थीं और कई कानों में रुई ठूंस ली थी। उसको मोजेल पसंद थी, पसंद ही नहीं, जैसा कि वो अक्सर अपने दोस्तों से कहा करता था, गोडे गोडे। उसके इश्क में धंस गया था। अब उसके सिवा और कोई चारा नहीं था कि उसके जिस्म का जितना हिस्सा बाकी रह गया है वो भी उस इश्क की दलदल में चला जाए और किस्सा खत्म हो। 2 बरस तक वो इसी तरह खुखार होता रहा, लेकिन साबित कदम रहा। आखिर एक रोज जब मोजेल मौज में थी, अपने बाजुओं में समेटकर पूछा, मोजेल, क्या तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती हो? मोजेल उसके बाजुओं से जुदा हो गई और कुर्सी पर बैठकर अपने फ्रॉक का घेरा देखने लगी। फिर उसने अपनी मोटी मोटी यहूदी आंखें उठाईं और घनी पलकें झपका कर कहा, मैं सिख से मोहब्बत नहीं कर सकती। त्रिलोचन ने ऐसा महसूस किया कि पगड़ी के नीचे उसके केसों में किसी ने दमकती हुई चिंगारियां रख दी हैं। उसके तन बदन में आग लग गई। मोजेल, तुम हमेशा मेरा मजाक उड़ाती हो। ये मेरा मजाक नहीं, मेरी मोहब्बत का मजाक है। मोजेल उठी और उसने अपने भूरे तरशे हुए बालों को एक दिल फरेब झटका दिया। तुम शेव करा लो और अपने सर के बाल खुले छोड़ दो, तो मैं शर्त लगाती हूँ कई लौंडे तुम्हें आंख मार देंगे। तुम खूबसूरत हो। त्रिलोचन के केसों में मजीद चिंगारियां पड़ गईं। उसने आगे बढ़कर जोर से मोजेल को अपनी तरफ घसीटा और उसके अनाबी होंठों में अपनी मूंछों भरे होंठ पेवस्त कर दिए। मोजेल ने एकदम फूं फूंकी और उसकी गिरफ्त से अलहदा हो गई। मैं सुबह अपने दांतों पर ब्रश कर चुकी हूँ, तुम तकलीफ ना करो। त्रिलोचन चिल्लाया, मोजेल। मोजेल वेंटी बैग से नन्हा सा आईना निकालकर अपने होंठ देखने लगी।
जिस पर लगी हुई गाढ़ी लिपस्टिक पर खराशें आ गई थीं। खुदा की कसम तुम अपनी दाढ़ी और मूंछों का सही इस्तेमाल नहीं करते। उनके बाल ऐसे अच्छे हैं कि मेरी नेवी ब्लू स्कर्ट बहुत अच्छी तरह साफ कर सकते हैं। बस थोड़ा सा पेट्रोल लगाने की जरूरत होगी। त्रिलोचन गुस्से की इस इंतहा तक पहुंच चुका था जहां वो बिल्कुल ठंडा हो गया था। आराम से सोफे पर बैठ गया। मोजेल भी आ गई और उसने त्रिलोचन की दाढ़ी खोलनी शुरू कर दी। इसमें जो पिनें लगी थीं तो उसने एक एक करके अपने दांतों तले दबा ली। त्रिलोचन खूबसूरत था। जब उसके दाढ़ी मूंछ नहीं उगी थी तो वाकई लोग उसके खुले केसों के साथ देखकर धोखा खा जाते थे कि ये कोई कम उम्र खूबसूरत लड़की है। मगर बालों के इस अंबार ने अब उसके तमाम खद्दो खाल झाड़ियों के मानिंद अंदर छुपा लिए थे। उसको इसका एहसास था, मगर वो एक अतात शार और फर्माबरदार लड़का था। उसके दिल में मजहब का एहतराम था। वो नहीं चाहता था कि उन चीज़ों को अपने वजूद से अलग कर दे जिनसे उसके मजहब की ज़ाहिरी तकमील होती थी। जब दाढ़ी पूरी खुल गई और उसके सीने पर लटकने लगी तो उसने मोजेल से पूछा, ये तुम क्या कर रही हो? दांतों में पिने दबाए वो मुस्कुराई, तुम्हारे बाल बहुत मुलायम हैं। मेरा अंदाजा गलत था कि उनसे मेरी नेवी ब्लू स्कर्ट साफ हो सकेगा। त्रिलोच, तुम ये मुझे दे दो। मैं इन्हें गूंद कर अपने लिए एक फर्स्ट क्लास बटवा बनवाऊंगी। अब तो त्रिलोचन की दाढ़ी में चिंगारियां भड़कने लगीं। वो बड़ी संजीदगी से मोजेल से मुखातिब हुआ, मैंने आज तक तुम्हारे मजहब का मजाक नहीं उड़ाया। तुम क्यों उड़ाती हो? देखो, किसी के मजहबी जज्बात से खेलना अच्छा नहीं होता। मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता, मगर सिर्फ इसलिए करता रहा हूं कि मुझे तुमसे बेपनाह मोहब्बत है। क्या तुम्हें इसका पता नहीं? मोजेल ने त्रिलोचन की दाढ़ी से खेलना बंद कर दिया। मुझे मालूम है। फिर त्रिलोचन ने अपनी दाढ़ी के बाल बड़ी सफाई से तय किए और मोजेल के दांतों से पिनें निकाल ली। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मेरी मोहब्बत बकवास नहीं। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मुझे मालूम है। बालों को एक खफीफ सा झटका देकर वो उठी और दीवार से लटकी हुई तस्वीर की तरफ देखने लगी। मैं भी करीब करीब यही फैसला कर चुकी हूँ कि तुमसे शादी करूंगी। त्रिलोचन उछल पड़ा। सच? मोजेल के अनाबी होंठ बड़ी मोटी मुस्कुराहट के साथ खुले और उसके सफेद मजबूत दांत एक लहजे के लिए चमके। हाँ। त्रिलोचन ने अपनी निस्फ लिपटी हुई दाढ़ी ही से उसको अपने सीने के साथ भींच लिया। तो कब? मोजेल अलग हट गई। जब तुम अपने ये बाल कटवा दोगे। त्रिलोचन इस वक्त जो हो सो हो बना था। उसने कुछ ना सोचा और कह दिया, मैं कल ही कटवा दूंगा। मोजेल फर्श पर टेप डांस करने लगी। तुम बकवास करते हो त्रिलोच, तुम में इतनी हिम्मत नहीं है। उसने त्रिलोचन के दिलो दिमाग से मजहब के रहे से ख्याल को निकाल बाहर फेंका। तुम देख लोगी। देख लूंगी। और वो तेजी से आगे बढ़ी। त्रिलोचन की मूंछों को चूमा और फूं-फूं करती बाहर निकल गई। त्रिलोचन ने रात भर क्या सोचा, वो किन किन अजियतों से गुजरा, उसका तज़किरा फजूल है, इसलिए कि दूसरे रोज उसने फोर्ट में अपने केस कटवा दिए और दाढ़ी भी मुड़वा दी। ये सब कुछ होता रहा और वो आंखें मीचे रहा। जब सारा मामला साफ हो गया तो उसने आंखें खोली और देर तक अपनी शक्ल आईने में देखता रहा, जिस पर बंबई की हसीन से हसीन लड़की भी कुछ देर के लिए गौर करने पर मजबूर हो जाती। त्रिलोचन वही अजीब और गरीब ठंडक महसूस करने लगा था जिस सलून से बाहर निकलकर उसको लगी थी। उसने टेरेस पर तेज तेज चलना शुरू कर दिया, जहां टैंकियों और रलों का एक हुजूम था। वो चाहता था कि इस दास्तान का बकाया हिस्सा उसके दिमाग में न आए, मगर वो आए बिन न रहा। बाल कटवाकर वो पहले दिन से घर से बाहर नहीं निकला था। उसने अपने नौकर के हाथ दूसरे रोज चिट मोजेल को भेजी कि उसकी तबीयत नासाज है, थोड़ी देर के लिए आ जाए। मोजेल आई। त्रिलोचन को बालों को बगैर देखकर वो एक लहजे के लिए ठिठकी, फिर माय डार्लिंग त्रिलोच कहकर उसके साथ लिपट गई और उसका सारा चेहरा अनाबी कर दिया। उसने त्रिलोचन के साफ और मुलायम गालों पर हाथ फेरा, उसके छोटे अंग्रेजी बजा के कटे हुए बालों में अपनी उंगलियों से कंघी की और अरबी जुबान में नारे मारती रही। उसने इस कदर शोर मचाया कि उसकी नाक से पानी बहने लगा। मोजेल ने जब इसे महसूस किया तो अपनी स्कर्ट का घेरा उठाया
और उसे पूछना शुरू कर दिया। त्रिलोचन शर्मा गया। उसने स्कर्ट नीची की और सर्जनिश के तौर पर उससे कहा, नीचे कुछ पहन तो लिया करो। मोजेल पर इसका कुछ असर न हुआ। बासी और जगह जगह से उखड़ी हुई लिपस्टिक लगे होंठों से मुस्कुराकर उसने सिर्फ इतना ही कहा, मुझे बड़ी घबराहट होती है, ऐसे ही चलता है। त्रिलोचन को पहला दिन याद आ गया जब वो और मोजेल दोनों टकरा गए थे और आपस में कुछ अजीब तरह गड़बड़ हो गए थे। मुस्कुराकर उसने मोजेल को अपने सीने के साथ लगा लिया। शादी कल होगी? जरूर। मोजेल ने त्रिलोचन की मुलायम थोड़ी पर अपने हाथ की पुश्त फेरी। तय ये हुआ कि शादी पूना में हो। चूंकि सिविल मैरिज थी, इसलिए उनको 10-15 दिन का नोटिस देना था। अदालती कार्रवाई थी, इसलिए मुनासिब यही ख्याल किया गया कि पूना बेहतर है, पास है और त्रिलोचन के वहां कई दोस्त भी हैं। दूसरे रोज उन्हें प्रोग्राम के मुताबिक पूना रवाना होना था। मोजेल फोर्ट के एक स्टोर में सेल्स गर्ल थी। उससे कुछ फासले पर टैक्सी स्टैंड था। बस यही मोजेल ने उसको इंतजार करने के लिए कहा था। त्रिलोचन वक्त मुकर्ररा पर वहां पहुंचा। 1.5 घंटा इंतजार करता रहा मगर वो ना आई। दूसरे रोज उसे मालूम हुआ कि वो अपने एक पुराने दोस्त के साथ, जिसने ताज़ा मोटर खरीदी है, देवलाली चली गई है और एक गैर मुअय्यन अरसे के लिए वहीं रहेगी। त्रिलोचन पर क्या गुजरी, ये एक बड़ी लंबी कहानी है। किस्सा मुख्तसर ये है कि उसने जी कड़ा किया और उसको भूल गया। इतने में उसकी मुलाकात कृपाल कौर से हो गई और वो उससे मोहब्बत करने लगा और थोड़े ही अरसे में उसने महसूस किया कि मोजेल बहुत वाहियात लड़की थी, जिसके दिल के साथ पत्थर लगे हुए थे और जो चिड़ों की मानंद एक जगह से दूसरी जगह फुदकता रहता था। इस एहसास से उसको एक गुना तसल्ली हुई कि वो मोजेल से शादी करने की गलती न कर बैठा था। लेकिन इसके बावजूद कभी कभी मोजेल की याद एक चुटकी के मानंद उसके दिल को पकड़ लेती थी। उसको किसी के जज्बात का पास नहीं था, फिर भी वो त्रिलोचन को पसंद थी। इसलिए कभी कभी वो उसके मुतालिक सोचने पर मजबूर हो जाता था कि वो देवलाली में इतने अरसे से क्या कर रही है। उसी आदमी के साथ है जिसने नई कार खरीदी थी, या उसे छोड़कर किसी और के पास चली गई है। उसको इस ख्याल से सख्त खौफ होती थी कि वो उसके सिवा किसी और के पास होगी। हालांकि उसको मोजेल के किरदार का बखूबी इल्म था। वो उस पर सैकड़ों नहीं हजारों रुपए खर्च कर चुका था, लेकिन अपनी मर्जी से, वरना मोजेल महंगी नहीं थी। उसको बहुत सस्ती किस्म की चीजें पसंद आती थी। एक मर्तबा त्रिलोचन ने उसे सोने के टॉप्स देने का इरादा किया जो उसे बहुत पसंद थे, मगर उसी दुकान में मोजेल झूठे और भड़कीले और बहुत सस्ते आवेजों पर मर मिटी और सोने के टॉप्स छोड़कर त्रिलोचन से मिन्नतें करने लगी कि वो इन्हें खरीद दे। त्रिलोचन अब तक न समझ सका कि मोजेल किस कुमाश की लड़की है, किस आबोगिल से बनी है। वो घंटों उसको चूमने की इजाजत देती थी। वो सारा का सारा साबुन की मानंद उसके जिस्म पर फिर जाता था, मगर वो उसको उससे आगे 1 इंच बढ़ने न देती थी। उसको चिढ़ाने की खातिर इतना कह देती थी, तुम सिख हो, मुझे तुमसे नफरत है। त्रिलोचन अच्छी तरह महसूस कर सकता था कि मोजेल को उससे नफरत नहीं, अगर ऐसा होता तो वो उससे कभी न मिलती। बर्दाश्त का मादा उसमें रत्ती भर भी नहीं था। वो कभी 2 बरस तक उसकी सोहबत में न गुजारती, 2 टोक फैसला कर देती। अंडरवियर उसको सख्त नापसंद थे, इसलिए कि उनसे उसको उलझन होती थी। त्रिलोचन ने कई बार उसको उनकी अशद जरूरत से आगाह किया, उसको शर्म व हया का वास्ता दिया, मगर उसने ये चीज कभी ना पहनी। त्रिलोचन जब उससे हया की बात करता तो वो चिढ़ जाती थी। ये हया वया क्या बकवास है। अगर तुम्हें उसका कुछ ख्याल है तो आंखें बंद कर लिया करो। तुम मुझे ये बताओ, कौन सा लिबास है जिसमें आदमी नंगा नहीं हो सकता, या जिसमें से तुम्हारी निगाहें पार नहीं हो सकती। मुझसे ऐसी बकवास न किया करो। तुम सिख हो, मुझे मालूम है कि तुम पतलून के नीचे एक सिली सा अंडरवेयर पहनते हो जो निक्कर से मिलता जुलता है, वो भी तुम्हारी दाढ़ी और सर के बालों की तरह तुम्हारे मजहब में शामिल है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। इतने बड़े हो गए हो और अभी तक यही समझते हो कि तुम्हारा मजहब अंडरवियर में छुपा बैठा है। त्रिलोचन को शुरू में ऐसी बातें सुनकर गुस्सा आया था,
मगर बाद में गौर व फिक्र करने पर वो कभी कभी लुढ़क जाता था और सोचता था कि मोज़ेल की बातें शायद दुरुस्त नहीं, और जब उसने अपने केसों और दाढ़ी का सफाया करा दिया तो उसे कतई तौर पर ऐसा महसूस हुआ कि वो बेकार इतने दिन बालों का इतना बोझ उठाए फिरा जिसका कुछ मतलब ही नहीं था। पानी की टंकी के पास पहुंचकर त्रिलोचन रुक गया। मोज़ेल को एक बड़ी मोटी गाली देकर उसने उसके मुतालिक सोचना बंद कर दिया। कृपाल कौर एक पाकीज़ा लड़की जिससे उसको मोहब्बत हुई थी, खतरे में थी। वो ऐसे मोहल्ले में थी जिसमें कट्टर किस्म के मुसलमान रहते थे और वहां 2-3 वारदातें भी हो चुकी थीं। लेकिन मुसीबत ये थी कि उस मोहल्ले में 48 घंटे का कर्फ्यू था, मगर कर्फ्यू की कौन परवाह करता है। उस चाली के मुसलमान ही अगर चाहते तो अंदर ही अंदर कृपाल कौर, उसकी माँ और उसके बाप का बड़ी आसानी के साथ सफाया कर सकते थे। त्रिलोचन सोचता सोचता पानी के मोटे नल पर बैठ गया। उसके सर के बाल अब काफी लंबे हो गए थे। उसको यकीन था कि 1 बरस के अंदर अंदर ये पूरे केसों में तब्दील हो जाएंगे। उसकी दाढ़ी तेजी से बढ़ी थी, मगर वो उसे बढ़ाना नहीं चाहता था। फोर्ट में एक बार था, वो इस सफाई से उसे तराशता था कि तिरछी हुई दिखाई नहीं देती थी। उसने अपने लंबे और मुलायम बालों में उंगलियां फेरी और एक सर्द आह भरी। उठने का इरादा कर ही रहा था कि खुड़ाओं की करख्त आवाज सुनाई दी। उसने सोचा कौन हो सकता है। बिल्डिंग में कई यहूदी औरतें थीं जो सब की सब घर में खड़ाओं पहनती थीं। आवाज करीब आती गई। यकलख्त उसने दूसरी टंकी के पास मोज़ेल को देखा, जो यहूदियों की खास कता का ढीला ढाला लंबा कुर्ता पहने बड़े जोरों की अंगड़ाई ले रही थी। इस जोर की कि त्रिलोचन को महसूस हुआ कि उसके आसपास की हवा चटक जाएगी। त्रिलोचन पानी के नल पर से उठा। उसने सोचा ये एकाएकी कहां से नमूदार हो गई और इस वक्त टेरेस पर क्या करने आई है। मोज़ेल ने एक और अंगड़ाई ली। अब त्रिलोचन की हड्डियां चटकने लगी। ढीले डाले कुर्ते में उसकी मजबूत छातियां धड़की। त्रिलोचन की आंखों के सामने कई गोल गोल और चिपटे चिपटे नील उभर आए। वो जोर से खांसा। मोज़ेल ने पलटकर उसकी तरफ देखा। उसका रद्द-ए-अमल बिल्कुल खफीफ था। खड़ाऊं घसीटती वो उसके पास आई और उसकी नन्ही मुन्नी दाढ़ी देखने लगी। तुम फिर सिख बन गए रे त्रिलोच। दाढ़ी के बाल त्रिलोचन को चुभने लगे। मोज़ेल ने आगे बढ़कर उसकी थोड़ी के साथ अपने हाथ की पुश्त रगड़ी और मुस्कुराकर कहा, अब ये ब्रश इस काबिल है कि मेरी नेवी ब्लू स्कर्ट साफ कर सके, मगर वो तो वहीं देवलाली में रह गई है। त्रिलोचन खामोश रहा। मोज़ेल ने उसके बाजू की चुटकी ली। बोलते क्यों नहीं सरदार साहब। त्रिलोचन अपनी पिछली बेवकूफियों का आदा नहीं करना चाहता था। ताहम उसने सुबह के मलगजे अंधेरे में मोज़ेल के चेहरे को गौर से देखा। कोई खास तब्दीली वाक़ई नहीं हुई थी, सिर्फ वो पहले से कुछ कमजोर नजर आती थी। त्रिलोचन ने उससे पूछा, बीमार रही हो? नहीं। मोज़ेल ने अपने तरशे हुए बालों को एक खफीफ सा झटका दिया। कमजोर दिखाई देती हो। मैं डाइटिंग कर रही हूँ। मोज़ेल पानी के मोटे नल पर बैठ गई और खुड़ाओं फर्श के साथ बजाने लगी। तुम गोया के अब फिर नए सिरे से सिख बनने जा रहे हो। त्रिलोचन ने किसी कदर डिटाई के साथ कहा, हाँ मुबारक हो। मोज़ेल ने एक खड़ाओं पैर से उतार ली और पानी के नल पर बजाने लगी। किसी और लड़की से मोहब्बत करनी शुरू की? त्रिलोचन ने आहिस्ता से कहा, हाँ मुबारक हो। इसी बिल्डिंग की है कोई? नहीं, ये बहुत बुरी बात है। मोज़ेल खुड़ाओं अपनी उंगलियों में अड़सकर उठी। हमेशा आदमी को अपने हमसायों का ख्याल रखना चाहिए। त्रिलोचन खामोश रहा। मोज़ेल ने उठकर उसकी दाढ़ी को अपनी 5 उंगलियों से छेड़ा। क्या इसी लड़की ने तुम्हें यह बाल बढ़ाने का मशवरा दिया है? नहीं। त्रिलोचन बड़ी उलझन महसूस कर रहा था, जैसे कंघा करते करते उसकी दाढ़ी के बाल आपस में उलझ गए हैं। जब उसने नहीं कहा तो उसके लहजे में तीखापन था। मोज़ेल के होंठों पर लिपस्टिक बासी गोश्त की तरह मालूम होती थी। वो मुस्कुराई तो त्रिलोचन ने ऐसा महसूस किया कि उसके गांव में झटके की दुकान पर कसाई ने छुरी से मोटी रख के गोश्त के 2 टुकड़े कर दिए हैं। मुस्कुराने के बाद वो हंसी। तुम अब ये दाढ़ी मुंडवा डालो तो किसी की भी कसम ले लो, मैं तुमसे शादी कर लूंगी।
त्रिलोचन के जी में आई कि उससे कहे कि वो एक बड़ी शरीफ, बाइस्मत और पाक तीनत लड़की, कंवारी लड़की से मोहब्बत कर रहा है और उसी से शादी करेगा। मोज़ेल उसके मुकाबले में फाहिशा है, बदसूरत है, बेवफा है, बेमरवत है, मगर वो इस किस्म का घटिया आदमी नहीं था। उसने मोज़ेल से सिर्फ इतना कहा, मोज़ेल, मैं अपनी शादी का फैसला कर चुका हूँ। मेरे गांव की एक सीधी सादी लड़की है जो मजहब की पाबंद है। इसके लिए मैंने बाल बढ़ाने का फैसला कर लिया है। मोज़ेल सोच विचार की आदी नहीं थी, लेकिन उसने कुछ देर सोचा और खुड़ाओं पर निस्फ दायरे में घूमकर त्रिलोचन से कहा, वो मजहब की पाबंद है, तुम्हें कैसे कबूल करेगी? क्या उसे मालूम नहीं कि तुम एक दफा अपने बाल कटवा चुके हो? उसको अभी तक मालूम नहीं। दाढ़ी मैंने तुम्हारे देवलाली जाने के बाद ही बढ़ानी शुरू कर दी थी, महज इंतकामी तौर पर। उसके बाद मेरी कृपाल कौर से मुलाकात हुई, मगर मैं पगड़ी इस तरीके से बांधता हूँ कि 100 में से एक ही आदमी मुश्किल से जान सकता है कि मेरे केस कटे हुए हैं, मगर अब ये बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। त्रिलोचन ने अपने लंबे मुलायम बालों में उंगलियों से कंघी करना शुरू की। मोज़ेल ने लंबा कुर्ता उठाकर अपनी गोरी दबीज रान खुजलानी शुरू की। ये बहुत अच्छा है, मगर ये कमबख्त मच्छर यहाँ भी मौजूद है। देखो किस जोर से काटा है। त्रिलोचन ने दूसरी तरफ देखना शुरू कर दिया। मोज़ेल ने इस जगह जहां मच्छर ने काटा था उंगली से लब लगाई और कुर्ता छोड़कर सीधी खड़ी हो गई। कब हो रही है तुम्हारी शादी? अभी कुछ पता नहीं। ये कहकर त्रिलोचन सख्त मुतफक्किर हो गया। चंद लम्हात तक खामोशी रही। उसके बाद मोज़ेल ने उसके तफक्कुर का अंदाजा लगाकर उससे बड़े संजीदा अंदाज में पूछा, त्रिलोच, तुम क्या सोच रहे हो? त्रिलोचन को उस वक्त किसी हमदर्द की जरूरत थी, हाँ वो मोज़ेल ही क्यों ना हो। चुनाचे उसने उसको सारा माजरा सुना दिया। मोज़ेल हंसी, तुम अव्वल दर्जे के इडियट हो, जाओ उसको ले आओ, ऐसी क्या मुश्किल है? मुश्किल? मोज़ेल, तुम इस मामले की नज़ाकत को कभी नहीं समझ सकती। किसी भी मामले की नज़ाकत। तुम एक लाउबाली किस्म की लड़की हो। यही वजह है कि तुम्हारे और मेरे ताल्लुकात कायम नहीं रह सके, जिसका मुझे सारी उम्र अफसोस रहेगा। मोज़ेल ने जोर से अपनी खुड़ाओं पानी के नल के साथ मारी। अफसोस? बी डैम सिली इडियट, तुम ये सोचो कि तुम्हारी इस, क्या नाम है उसका, इस मोहल्ले से बचाकर लाना कैसे है। तुम बैठ गए हो ताल्लुकात का रोना रोने। तुम्हारे मेरे ताल्लुकात कभी कायम रह नहीं सकते थे। तुम एक सिली किस्म के आदमी हो और बहुत डरपोक। मुझे निडर मर्द चाहिए। लेकिन छोड़ो इन बातों को, चलो आओ तुम्हारी इस कौर को ले आए। उसने त्रिलोचन का बाजू पकड़ लिया। त्रिलोचन ने घबराहट में उससे पूछा, कहां से? वहीं से जहां वो है। मैं उस मोहल्ले की एक एक ईंट को जानती हूँ। चलो आओ मेरे साथ। मगर सुनो तो, कर्फ्यू है। मोज़ेल के लिए नहीं, चलो आओ। वो त्रिलोचन को बाजू से पकड़कर खींचती इस दरवाजे तक ले गई जो नीचे सीढ़ियों की तरफ खुलता था। दरवाजे खोलकर वो उतरने वाली थी कि रुक गई और त्रिलोचन की दाढ़ी की तरफ देखने लगी। त्रिलोचन ने पूछा, क्या बात है? मोज़ेल ने कहा, ये तुम्हारी दाढ़ी, लेकिन खैर ठीक है, इतनी बड़ी नहीं है। नंगे सर चलोगे तो कोई नहीं समझेगा कि तुम सिख हो। नंगे सर? त्रिलोचन ने किसी कदर बौखलाकर कहा, मैं नंगे सर नहीं जाऊंगा। मोज़ेल ने बड़े मासूम अंदाज में पूछा, क्यों? त्रिलोचन ने अपने बालों की एक लट ठीक की। तुम समझती नहीं हो, मेरा वहां पगड़ी के बगैर जाना ठीक नहीं। क्यों ठीक नहीं? तुम समझती क्यों नहीं हो कि उसने मुझे अभी तक नंगे सर नहीं देखा। वो यही समझती है कि मेरे केस हैं। मैं उस पर यह राज अफशा करना नहीं चाहता। मोज़ेल ने जोर से अपनी खड़ाओं दरवाजे की दहलीज पर मारी। तुम वाकई अव्वल दर्जे के इडियट हो, गधे कहीं के। उसकी जान का सवाल है, क्या नाम है तुम्हारी उस कौर का जिससे तुम मोहब्बत करते हो? त्रिलोचन ने उसे समझाने की कोशिश की। मोज़ेल, वो बड़ी मजहबी किस्म की लड़की है। अगर उसने मुझे नंगे सर देख लिया तो मुझसे नफरत करने लगेगी। मोज़ेल चिढ़ गई। ओह, तुम्हारी मोहब्बत, बी डैम। मैं पूछती हूँ, क्या सारे सिख तुम्हारी तरह के बेवकूफ होते हैं? उसकी जान का खतरा है और तुम कहते हो कि पगड़ी जरूर पहनोगे, और शायद वो अपना अंडरवियर भी
जो निकर से मिलता जुलता है। त्रिलोचन ने कहा, वो तो मैं हर वक्त पहने होता हूँ। बहुत अच्छा करते हो, मगर अब तुम ये सोचो कि मामला इस मोहल्ले का है जहाँ मियाँ भाई ही मियाँ भाई रहते हैं, और वो भी बड़े बड़े दादा और बड़े बड़े मवाली। तुम पगड़ी पहन कर गए तो वहीं ज़बह कर दिए जाओगे। त्रिलोचन ने मुख्तसर सा जवाब दिया, मुझे उसकी परवाह नहीं। अगर मैं तुम्हारे साथ वहां जाऊंगा तो पगड़ी पहन कर जाऊंगा। मैं अपनी मोहब्बत खतरे में नहीं डालना चाहता। मोज़ेल झुंझुला गई। इस जोर से उसने पेचोताप खाए कि उसकी छातियां आपस में भिड़ भिड़ गईं। गधे, तुम्हारी मोहब्बत ही कहाँ रहेगी जब तुम ना होगे। तुम्हारी वो क्या नाम है उस भड़वी का, जब वो भी ना रहेगी, उसका खानदान ना रहेगा। तुम सिख हो, खुदा की कसम तुम सिख हो, और बड़े इडियट सिख हो। त्रिलोचन भिना गया। बकवास न करो। मोज़ेल जोर से हंसी। महीन बहीन बालों के गुबार से अटी हुई बाहें उसने त्रिलोचन के गले में डाल दी और थोड़ा सा झोल खाकर कहा, डार्लिंग चलो, जैसे तुम्हारी मर्जी। जाओ पगड़ी पहन आओ, मैं नीचे बाजार में खड़ी हूँ। ये कहकर वो नीचे जाने लगी। त्रिलोचन ने उसे रोका। तुम कपड़े नहीं पहनोगी? मोज़ेल ने अपने सर को झटका दिया। नहीं चलेगा, इसी तरह। ये कहकर वो खटखट करती नीचे उतर गई। त्रिलोचन निचली मंजिल की सीढ़ियों पर भी उसकी खड़ाओं की चौबी आवाज सुनता रहा। फिर उसने अपने लंबे लंबे बाल उंगलियों से पीछे की तरफ समेटे और नीचे उतरकर अपने फ्लैट में चला गया। जल्दी जल्दी उसने कपड़े तब्दील किए। पगड़ी बंधी बंधाई रखी थी, उसे अच्छी तरह सर पर जमाया और फ्लैट का दरवाजा मुकफ्फल करके नीचे उतर गया। बाहर फुटपाथ पर मोज़ेल अपनी तकड़ी टांगे चौड़ी किए सिगरेट पी रही थी, बिल्कुल मर्दाना अंदाज में। जब त्रिलोचन उसके नजदीक पहुंचा तो उसने शरारत के तौर पर मुंह भर के धुआं उसके चेहरे पर दे मारा। त्रिलोचन ने गुस्से में कहा, तुम बहुत जलील हो। मोज़ेल मुस्कुराई। ये तुमने कोई नई बात नहीं कही, इससे पहले और कई मुझसे जलील कह चुके हैं। फिर उसने त्रिलोचन की पगड़ी की तरफ देखा। ये पगड़ी तुमने वाकई बहुत अच्छी तरह बांधी है, ऐसा मालूम होता है तुम्हारे केस हैं। बाजार बिल्कुल सुनसान था। एक तरफ हवा चल रही थी और वो भी बहुत धीरे धीरे, सिर्फ कर्फ्यू जैसे कर्फ्यू से खौफजदा है। बत्तियां रोशन थी मगर उनकी रोशनी बीमार सी मालूम होती थी। आमतौर पर इस वक्त ट्रेनें चलना शुरू हो जाती थी और लोगों की आमदरफ्त भी जारी हो जाती थी। अच्छी खासी गहमा गहमी होती थी, पर अब ऐसा मालूम होता था कि सड़क पर कोई इंसान गुजरा है ना गुजरेगा। मोज़ेल आगे आगे थी। फुटपाथ के पत्थरों पर उसकी खड़ाव खटखट कर रही थी। ये आवाज उस खामोश फिजा में एक बहुत बड़ा शोर थी। त्रिलोचन दिल ही दिल में मोज़ेल को बुरा भला कह कर रहा था कि 2 मिनट में और कुछ नहीं तो अपनी वाहियात खड़ाऊ ही उतार कर कोई दूसरी चीज पहन सकती थी। उसने चाहा कि मोज़ेल से कहे, खड़ाऊ उतार दो और नंगे पांव चलो, मगर उसको यकीन था कि वो कभी नहीं मानेगी, इसलिए खामोश रहा। त्रिलोचन सख्त खौफजदा था। कोई पत्ता भी खड़कता तो उसका दिल धक से रह जाता था, मगर मोज़ेल बिल्कुल बेखौफ चली जा रही थी, सिगरेट का धुआं उड़ाती जैसे वो बड़ी बेफिक्री से चहलकदमी कर रही है। चौक में पहुंचे तो पुलिस मैन की आवाज गरजी, ए किधर जा रहा है? त्रिलोचन सहम गया। मोज़ेल आगे बढ़ी और पुलिस मैन के पास पहुंच गई और बालों को एक खफीफ सा झटका देकर कहा, ओ तुम, हमको पहचाना नहीं तुमने मोज़ेल? फिर उसने एक गली की तरफ इशारा किया, इधर इस बाजू हमारी बहन रहता है, उसकी तबीयत खराब है, डॉक्टर लेकर जा रहा है। सिपाही उसे पहचानने की कोशिश कर रहा था। उसने खुदा मालूम कहां से सिगरेट की डिब्बियां निकाली और एक सिगरेट निकालकर उसको दिया, लो पियो। सिपाही ने सिगरेट ले लिया। मोज़ेल ने अपने मुंह से सुलगा हुआ सिगरेट निकाला और उसे कहा, हियर इज लाइट। सिपाही ने सिगरेट का कश लिया। मोज़ेल ने दाहिनी आंख उसको और बाहिनी आंख त्रिलोचन को मारी और खटखट करती उस गली की तरफ चल दी जिसमें से गुजरकर उन्हें मोहल्ले जाना था। त्रिलोचन खामोश था, मगर वो महसूस कर रहा था कि मोज़ेल कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी करके एक अजीबोगरीब किस्म की मसरत महसूस कर रही है। खतरा से खेलना उसे पसंद था। वो जब जोहू पर उसके साथ जाती थी
तो उसके लिए एक मुसीबत बन जाती थी। समंदर की पैलतिन लहरों से टकराती भिड़ती वो दूर तक निकल जाती थी और उसको हमेशा इस बात का धड़का रहता था कि वो कहीं डूब ना जाए। जब वापस आती तो उसका जिस्म नीलों और जख्मों से भरा हुआ होता, मगर उसे उनकी कोई परवाह नहीं होती थी। मोज़ेल आगे आगे थी, त्रिलोचन उसके पीछे पीछे डर के इधर उधर देखता रहता था कि उसकी बगल में से कोई छुरी मार नमूदार न हो जाए। मोज़ेल रुक गई। जब त्रिलोचन पास आया तो उसने समझाने के अंदाज में उससे कहा, त्रिलोच डियर, इस तरह डरना अच्छा नहीं। तुम डरोगे तो जरूर कुछ न कुछ होके रहेगा। सच कहती हूँ, ये मेरी आजमाई हुई बात है। त्रिलोचन खामोश रहा। जब वो गली तय करके दूसरी गली में पहुंचे जो उस मोहल्ले की तरफ निकलती थी जिसमें कृपाल कौर रहती थी, तो मोज़ेल चलते चलते एकदम रुक गई। कुछ फासले पर बड़े इत्मीनान से एक मारवाड़ी की दुकान लूटी जा रही थी। एक लहजे के लिए उसने इस मामले का जायजा लिया और त्रिलोचन से कहा, कोई बात नहीं, चलो आओ। दोनों चलने लगे। एक आदमी जो सर पर बहुत बड़ी प्रात उठाए चला आ रहा था, त्रिलोचन से टकरा गया। प्रात गिर गई। उस आदमी ने गौर से त्रिलोचन की तरफ देखा। साफ मालूम होता था कि वो सिख है। उस आदमी ने जल्दी से अपने नेफे में हाथ डाला कि मोज़ेल आ गई, लड़खड़ाती हुई जैसे नशे में चूर है। उसने जोर से उस आदमी को धक्का दिया और मखमूर लहजे में कहा, ए, क्या करता है? अपने भाई को मारता है। हम उससे शादी बनाने को मांगता है। फिर वो त्रिलोचन से मुखातिब हुई, करीम, उठाओ ये प्रात और रख दो उसके सर पर। उस आदमी ने नेफे से हाथ निकाल लिया और शहवानी आंखों से मोज़ेल की तरफ देखा, फिर आगे बढ़कर अपनी कोहनी से उसकी छातियों में एक टोहका दिया। ऐश कर साली, ऐश कर। फिर उसने प्रात उठाई और ये जा वो जा। त्रिलोचन बुड़बुड़ाया, कैसी जलील हरकत की है हरामजादे ने। मोज़ेल ने अपनी छातियों पर हाथ फेरा, कोई जलील हरकत नहीं, सब चलता है, आओ। और वो तेज तेज चलने लगी। त्रिलोचन ने भी कदम तेज कर दिए। ये गली तय करके दोनों उस मोहल्ले में पहुंच गए जहां कृपाल कौर रहती थी। मोज़ेल ने पूछा, किस गली में जाना है? त्रिलोचन ने आहिस्ता से कहा, तीसरी गली में, नुक्कड़ वाली बिल्डिंग। मोज़ेल ने इस तरफ चलना शुरू कर दिया। ये रास्ता बिल्कुल खामोश था। आसपास इतनी गुंजान आबादी थी, मगर किसी बच्चे तक के रोने की आवाज सुनाई नहीं देती थी। जब वो उस गली के करीब पहुंचे तो कुछ गड़बड़ दिखाई दी। एक आदमी बड़ी तेजी से इस किनारे वाली बिल्डिंग से निकला और दूसरे किनारे वाली बिल्डिंग में घुस गया। उस बिल्डिंग से थोड़ी दूर 3 आदमी निकले। फुटपाथ पर उन्होंने इधर उधर देखा और बड़ी फुर्ती से दूसरी बिल्डिंग में चले गए। मोज़ेल ठिठक गई थी। उसने त्रिलोचन को इशारा किया कि अंधेरे में हो जाए। फिर उसने हौले से कहा, त्रिलोच डियर, ये पगड़ी उतार दो। त्रिलोचन ने जवाब दिया, मैं ये किसी सूरत भी नहीं उतार सकता। मोज़ेल झुंझला गई, तुम्हारी मर्जी, लेकिन तुम देखते नहीं सामने क्या हो रहा है। सामने जो कुछ हो रहा था दोनों की आंखों के सामने था। साफ गड़बड़ हो रही थी और बड़ी पुरस्कार किस्म की। दाएं हाथ की बिल्डिंग से जब 2 आदमी अपनी पीठ पर बोरियां उठाए निकले तो मोज़ेल सारी की सारी कांप गई। उनमें से कुछ गाड़ी गाड़ी से याल सी चीज टपक रही थी। मोज़ेल अपने होंठ काटने लगी। गालिबन वो सोच रही थी। जब ये दोनों आदमी गली के दूसरे सिरे पर पहुंचकर गायब हो गए तो उसने त्रिलोचन से कहा, देखो, ऐसा करो, मैं भागकर नुक्कड़ वाली बिल्डिंग में जाती हूँ, तुम मेरे पीछे आना, बड़ी तेजी से, जैसे तुम मेरा पीछा कर रहे हो, समझे? मगर ये सब एकदम जल्दी जल्दी में हो। मोज़ेल ने त्रिलोचन के जवाब का इंतजार न किया और नुक्कड़ वाली बिल्डिंग की तरफ खड़ाऊ खटखटाती बड़ी तेजी से भागी। त्रिलोचन भी उसके पीछे दौड़ा। चंद लम्हों में वो बिल्डिंग के अंदर थी, सीढ़ियों के पास। त्रिलोचन हाँप रहा था, मगर मोज़ेल बिल्कुल ठीक ठाक थी। उसने त्रिलोचन से पूछा, कौन साला? त्रिलोचन ने खुश्क होंठों पर जुबान फेरी, दूसरा। चलो। ये कहकर वो खटखट सीढ़ियां चढ़ने लगी। त्रिलोचन उसके पीछे हो लिया। जीनों पर खून के बड़े बड़े धब्बे पड़े थे। उनको देख देख कर उसका खून खुश्क हो रहा था। दूसरे माले पर पहुंचे तो
कॉरिडोर में कुछ दूर जाकर त्रिलोचन ने हौले से एक दरवाजे पर दस्तक दी। मोजेल दूर सीढ़ियों के पास खड़ी रही। त्रिलोचन ने एक बार फिर दस्तक दी और दरवाजे के साथ मुंह लगाकर आवाज दी, महंगा सिंह जी, महंगा सिंह जी। अंदर से महीन आवाज आई, कौन? त्रिलोचन। दरवाजा धीरे से खुला। त्रिलोचन ने मोजेल को इशारा किया। वो लपक कर आई। दोनों अंदर दाखिल हुए। मोजेल ने अपनी बगल में एक दुबली पतली लड़की को देखा जो बेहद सहमी हुई थी। मोजेल ने उसको एक लहजे के लिए गौर से देखा। पतले पतले नक्श थे। नाक बहुत ही प्यारी थी मगर जुकाम में मुब्तला। मोजेल ने उसको अपने चौड़े चकले सीने के साथ लगा लिया और अपने ढीले ढाले कुर्ते का दामन उठाकर उसकी नाक पूंछी। त्रिलोचन सुर्ख हो गया। मोजेल ने कृपाल कौर से बड़े प्यार के साथ कहा, डरो नहीं, त्रिलोचन तुम्हें लेने आया है। कृपाल कौर ने त्रिलोचन की तरफ सहमी हुई आंखों से देखा और मोजेल से अलग हो गई। त्रिलोचन ने उससे कहा, सरदार साहब से कहो कि जल्दी तैयार हो जाएं और अपनी माता जी से भी, लेकिन जल्दी करो। इतने में ऊपर की मंजिल पर बुलंद आवाजें आने लगी, जैसे कोई चीख चिल्ला रहा है और धींगा मुश्ती हो रही है। कृपाल कौर के हलक से दबी दबी चीख बुलंद हुई। उसे पकड़ लिया उन्होंने। त्रिलोचन ने पूछा, किसे? कृपाल कौर जवाब देने ही वाली थी कि मोजेल ने उसको बाजू से पकड़ा और घसीट कर एक कोने में ले गई। पकड़ लिया तो अच्छा हुआ, तुम ये कपड़े उतारो। कृपाल कौर अभी कुछ सोचने भी न पाई थी कि मोजेल ने आनन फानन उसकी कमीज उतार कर एक तरफ रख दी। कृपाल कौर ने अपनी बाहों में अपने नंगे जिस्म को छुपा लिया और सख्त वहशत ज़दा हो गई। त्रिलोचन ने मुंह दूसरी तरफ मोड़ लिया। मोजेल ने अपना ढीला ढाला कुर्ता उतारा और उसको पहना दिया। खुद वो नंग धड़ंग थी। जल्दी जल्दी उसने कृपाल कौर का आजारबंद ढीला किया और उसकी शलवार उतार कर त्रिलोचन से कहने लगी, जाओ इसे ले जाओ। लेकिन ठहरो, ये कहकर उसने कृपाल कौर के बाल खोल दिए और उससे कहा, जाओ जल्दी निकल जाओ। त्रिलोचन ने उससे कहा, आओ, मगर फौरन ही रुक गया। पलटकर उसने मोजेल की तरफ देखा जो धोए दीदे की तरह नंगी खड़ी थी। उसकी बाहों पर महीन महीन बाल सर्दी के बायस जागे हुए थे। तुम जाते क्यों नहीं हो? मोजेल के लहजे में चिड़चिड़ापन था। त्रिलोचन ने आहिस्ता से कहा, उसके माँ बाप भी तो हैं, जहन्नुम में जाए वो, तुम उसे ले जाओ। और तुम? मैं आ जाऊंगी। एकदम ऊपर की मंजिल से कई आदमी धड़ाधड़ नीचे उतरने लगे। दरवाजे के पास आकर उन्होंने उसे कूटना शुरू कर दिया जैसे वो उसे तोड़ ही डालेंगे। कृपाल कौर की अंधी माँ और उसका मफलूज बाप दूसरे कमरे में पड़े कराह रहे थे। मोजेल ने कुछ सोचा और बालों को खफीफ सा झटका देकर उसने त्रिलोचन से कहा, सुनो, अब सिर्फ एक ही तरकीब मेरी समझ में आती है। मैं दरवाजा खोलती हूँ। कृपाल कौर के खुश्क हलक से चीख निकलती निकलती दब गई। दरवाजा? मोजेल त्रिलोचन से मुखातिब रही। मैं दरवाजा खोलकर बाहर निकलती हूँ, तुम मेरे पीछे भागना। मैं ऊपर चढ़ जाऊंगी, तुम भी ऊपर चले आना। ये लोग जो दरवाजा तोड़ रहे हैं सब कुछ भूल जाएंगे और हमारे पीछे चले आएंगे। त्रिलोचन ने फिर पूछा, फिर? मोजेल ने कहा, ये तुम्हारी क्या नाम है इसका? मौका पाकर निकल जाए। इस लिबास में उसे कोई कुछ ना करेगा। त्रिलोचन ने जल्दी जल्दी कृपाल कौर को सारी बात समझा दी। मोजेल जोर से चिल्लाई। दरवाजा खोला और धड़ाम से बाहर के लोगों पर गिर पड़ी। सब बौखला गए। उठकर उसने ऊपर की सीढ़ियों का रुख किया। त्रिलोचन उसके पीछे भागा। सब एक तरफ हट गए। मोजेल अंधाधुंध सीढ़ियां चढ़ रही थी। खुड़ाव उसके पैरों में थी। वो लोग जो दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे संभल कर उनके ताक़ुब में दौड़े। मोजेल का पांव फिसला। ऊपर के जीने से वो कुछ इस तरह लुढ़की कि हर पथरीले जीने के साथ टकराती लोहे के जंगले के साथ उलझती वो नीचे आ रही पथरीले फर्श पर। त्रिलोचन एकदम नीचे उतरा। झुककर उसने देखा तो उसकी नाक से खून बह रहा था, मुंह से खून बह रहा था, कानों के रास्ते भी खून निकल रहा था। वो जो दरवाजा तोड़ने आए थे इर्द गिर्द जमा हो गए। किसी ने भी न पूछा क्या हुआ है। सब खामोश थे और मोजेल के नंगे और गोरे जिस्म को देख रहे थे जिस पर जा बजा खराशें पड़ी थी। त्रिलोचन ने उसका बाजू हिलाया और आवाज दी, मोजेल, मोजेल। मोजेल ने अपनी बड़ी बड़ी यहूदी आंखें खोली जो लाल बोटी हो रही थी।
और मुस्कुराई। त्रिलोचन ने अपनी पगड़ी उतारी और खोल कर उसका नंगा जिस्म ढक दिया। मोजेल फिर मुस्कुराई और आंख मारकर उसने त्रिलोचन से मुंह में खून के बुलबुले उड़ाते हुए कहा, जाओ, मेरा अंडरवियर वहां है कि नहीं? मेरा मतलब है वो। त्रिलोचन उसका मतलब समझ गया, मगर उसने उठना न चाहा। इस पर मोजेल ने गुस्से में कहा, तुम सचमुच सिख हो, जाओ जाकर देख आओ। त्रिलोचन उठकर कृपाल कौर के फ्लैट की तरफ चला गया। मोजेल ने अपनी धुंधली आंखों से आसपास खड़े मर्दों की तरफ देखा और कहा, ये मियाँ भाई है, लेकिन बहुत दादा किस्म का। मैं इसे सिख कहा करती हूँ। त्रिलोचन वापस आ गया। उसने ही आंखों में मोजेल को बता दिया कि कृपाल कौर जा चुकी है। मोजेल ने इत्मीनान का सांस लिया, लेकिन ऐसा करने से बहुत सा खून उसके मुंह से बह निकला। ओह डैम इट! ये कहकर उसने अपनी महीन महीन बालों से अटी हुई कलाई से अपना मुंह पूंछा और त्रिलोचन से मुखातिब हुई, ऑल राइट डार्लिंग, बाय बाय। त्रिलोचन ने कुछ कहना चाहा, मगर लफ्ज उसकी हलक में अटक गए। मोजेल ने अपने बदन पर से त्रिलोचन की पगड़ी हटाई। ले जाओ इसको, अपने उस मजहब को। और उसका बाजू उसकी मजबूत छातियों पर बेहिस होकर गिर पड़ा।